हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। तो हम कवर कर रहे थे अपना हिंदी का पोर्शन और इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बतलाया जो पहाड़ी हमारी हिंदी थी उसके अंतर्गत हमारी कुमाऊनी भाषा को, तो मध्य पहाड़ी के अंतर्गत हमने जाना अपनी कुमाऊनी भाषा को। और आज जो हम टॉपिक क्लियर करेंगे वह है हमारा गढ़वाली और साथ ही पश्चिमी पहाड़ी का। तो जानते हैं हम अपनी गढ़वाली जो भाषा है उसके बारे में। देखिए, गढ़वाली भाषा को मैक्स मूलर ने प्राकृत भाषा कहा है, या ये कहें कि आम जनता की समझ की भाषा कहा है। और इसके साथ ही जो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जिनका नाम आता है यहाँ पर सामने, उन्होंने गढ़वाली भाषा को 8 भागों में बांटा है, या ये कहें कि 8 बोलियों में विभक्त किया है, जो मैं आपके सामने यहाँ पे बतलाऊँगा। ठीक है, तो इसमें जो गढ़वाली हमारी बोली है इसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने 8 भागों में विभक्त किया है, जिसमें फर्स्ट है श्रीनगरिया या श्रीनगरी, दूसरी है नागपुरिया, ठीक है, थर्ड है दसौली, फोर्थ है बधानी, उसके बाद है राठी, छठी है मचकुमैया, सेवंथ है सलाणी, और 8th है टिहरियाली। जो बोलियां हैं इसको 8 भागों में विभक्त किया है। ठीक है, तो गढ़वाली जो हमारी बोली है इसको डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 8 भागों में, या कहें कि 8 बोलियों में विभक्त किया है, जिसमें पहली है श्रीनगरिया, दूसरी नागपुरिया, फिर दसौली, बधानी, राठी, मचकुमैया, या कई जगह इसको माच कुमैया भी लिखा है, दोनों सही है। साथ ही 7th है, 7वीं है सलाणी, और 8वीं है टिहरियाली। ठीक है, तो श्रीनगरिया जो हमारी ये बोली है, यह श्रीनगर के क्षेत्र में, जो कि गढ़वाल का क्षेत्र है, वहाँ पर श्रीनगरिया बोली बोली जाती है। तो जो दूसरी नागपुरिया बोली है, यह गढ़वाल के नागपुर परगने में, ठीक है, ये बोली बोली जाती है। दसौली जो है वह गढ़वाल के दसौल परगने में या दसौली परगने में बोली जाती है। बधानी जो हमारी बोली है यह बधान क्षेत्र में बोली जाती है। राठी पौड़ी गढ़वाल के राठ क्षेत्र में, मचकुमैया कुमाऊं और गढ़वाल के सम्मिलित क्षेत्र में, जो सलाणी है वह सलाण क्षेत्र में, और टिहरियाली जो है वह टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र में बोली जाती है। तो जो हमारी गढ़वाली जो भाषाएं हैं, गढ़वाली जो बोलियां हैं, उसमें श्रीनगरिया, नागपुरिया, दसौली, बधानी, राठी, मचकुमैया, सलाणी और टिहरियाली, ये जो गढ़वाल के क्षेत्र हैं यहीं बोली जाती हैं। श्रीनगरिया श्रीनगर के क्षेत्र में, नागपुरिया गढ़वाल के नागपुर परगने में, दसौली ये दसौली परगने में, बधानी बधान क्षेत्र में, राठी जो है पौड़ी गढ़वाल के ये राठ क्षेत्र में, और मचकुमैया जो मैंने इसके पहले भी आपको कुमाऊं की जो बोलियां थी उसके अंतर्गत ये अन्य बोलियों में मत बताया था, जो कुमाऊं और गढ़वाल के समीपवर्ती, ये कहें कि जो सम्मिलित क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। जो सलाणी है यह बोली सलाण क्षेत्र जो गढ़वाल का है वहाँ बोली जाती है, और जो 8th है टिहरियाली, यह टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो हमने जाना यहाँ पे मध्य पहाड़ी के अंतर्गत जो हमारा गढ़वाली पोर्शन था इसको। अब इसके साथ ही देखिए गढ़वाली जो हमारी बोली है इसके अंतर्गत भी
इसमें कुछ अन्य बोलियां भी हैं जिनको मैं आपको बतलाता हुआ चलता हूँ। तो इसके अंतर्गत जैसे हमने कुमाऊं की जो हमारी बोली थी, कुमाऊनी बोली थी, उसके अंतर्गत जो अन्य बोलियां थीं, वैसे ही गढ़वाली के अंतर्गत भी कुछ इसके अलावा भी अन्य बोलियां हैं, जिसमें पहली है अन्य बोलियां जो हैं उसमें पहली है खड़ी हिंदी, दूसरी है जौनसारी, थर्ड है जौनपुरी, फोर्थ है लोबिया, फिफ्थ है जाड़, सिक्स्थ है भोटिया, सेवन्थ है रवाल्टी, फिर है चौंतकोटी, ठीक है, और नाइन्थ है मारछा तोलचा। तो जो हमारी गढ़वाली के अंतर्गत जो कुछ अन्य बोलियां हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बतलाई, जिसमें पहली है खड़ी हिंदी, दूसरी जौनसारी, फिर जौनपुरी, फोर्थ है लोबिया, फिफ्थ जाड़ भोटिया, फिर रमाल्टी, चौथकोटी और मारछा तोलछा। तो गढ़वाली क्षेत्र के गढ़वाली जो बोली है हमारी उसके अंतर्गत कुछ अन्य बोलियां यहाँ पे हैं, जिसमें जो खड़ी हिंदी है वह गढ़वाल के हरिद्वार, रुड़की और तथा देहरादून है, उन क्षेत्रों के आसपास जो है हमारी खड़ी हिंदी यह बोली बोली जाती है। जौनसारी जो है यह गढ़वाल के ऊंचाई के जो भाग हैं, ऊंचाई भाग तथा भाबर के कुछ जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कौन सी जौनसारी बोली जाती है। कहाँ पे? गढ़वाल के ऊंचाई भाग और भाबर के कुछ क्षेत्रों में जौनसारी बोली जाती है। जौनपुरी जो है यह जौनपुर परगने में जौनपुरी बोली जाती है। कहाँ पर? जौनपुर परगने में बोली जाती है। लोबिया जो है गढ़वाल के राठ क्षेत्र में लोबिया बोली जाती है। कहाँ? गढ़वाल के राठ क्षेत्र में, ठीक है। जाड़ जो है जाड़ बोली यह उत्तरकाशी में जो जाड़ गंगा जो घाटी है वहाँ पर निवास करने वाली जाड़ जनजाति द्वारा यह बोली जाती है, ठीक है। तो जो जाड़ हमारी बोली है, एक अन्य बोली है गढ़वाल की, वह उत्तरकाशी के जाड़ गंगा घाटी में जो जाड़ जनजाति है उसके द्वारा बोली जाती है, ठीक है। भोटिया जो है भोटिया बोली चमोली और तथा पिथौरागढ़ तो जो भोटिया जो बोली है यह चमोली और पिथौरागढ़ के जो सम्मिलित क्षेत्र हैं वहाँ पर भोटिया जो लोग हैं उनके द्वारा बोली जाती है, ठीक है। साथ ही जो रवाल्टी है यह उत्तर काशी में
बोली जाती है। कौन सी? रवाल्टी जो हमारी बोली है वह चौंतकोटी बोली जाती है। चौंतकोट परगने में, जो गढ़वाल का एक क्षेत्र है वहाँ पर चौंतकोट परगने में चौंतकोटी जो बोली है वह बोली जाती है। ठीक है, साथ ही जो है लास्ट हमारी मारछा तोलछा, यह चमोली के उत्तरी क्षेत्र में हमारी जो एक लास्ट बोली है मारछा तोलछा, यह बोली जाती है। ठीक है, तो गढ़वाली जो बोली है इसके अंतर्गत जो अन्य बोलियां हैं मैंने आपको बतलाई, जिसमें पहली है खड़ी हिंदी, दूसरी है जौनसारी, फिर जौनपुरी, लोबिया, जाड़, भोटिया, रवाल्टी, चौंतकोटी और मारछा तोलछा। जो खड़ी हिंदी है वह हरिद्वार, रुड़की और देहरादून जो गढ़वाल के क्षेत्र में आते हैं इसके आसपास बोली जाती है। जौनसारी जो है गढ़वाल के ऊंचाई भाग और भाबर के क्षेत्र में जौनसारी बोली जाती है। जौनपुरी है वह जौनपुर परगने में बोली जाती है जो गढ़वाल का एक क्षेत्र है। लोबिया जो है यह गढ़वाल के राठ क्षेत्र में लोबिया बोली जाती है। जो जाड़ जो है वह उत्तरकाशी के जाड़ गंगा घाटी में जाड़ जनजाति द्वारा जाड़ बोली जाती है। ठीक है, इसको जाड़ सही लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद है भोटिया। भोटिया जो बोली है वह चमोली और पिथौरागढ़ में भोटिया जो लोग हैं उनके द्वारा बोली जाती है। साथ ही रवाल्टी जो है यह उत्तरकाशी में बोली जाती है। और चौंतकोटी जो है चौंतकोट परगने में जो गढ़वाल का एक क्षेत्र है वहाँ पर चौंतकोटी बोली जाती है। और लास्ट है हमारी मारछा तोलछा जो चमोली के उत्तरी क्षेत्र में यह बोली जाती है। ठीक है, तो हमने जाना हमारी मध्य पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली, जिसमें आज हमारा गढ़वाली भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हमारा जो लास्ट बचता है वह बचता है पश्चिमी पहाड़ी का भाग, या पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत जो बोलियां हैं वह किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं इसको जानेंगे। ठीक है, तो फोर्थ है पश्चिमी पहाड़ी। तो पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं यह 1961 के अनुसार, जो जनगणना के अनुसार जो हमारी पश्चिमी पहाड़ी थी इसकी जो बोलियां बतलाई गई वह 62 बोलियां बतलाई गई। ठीक है, जिसमें से जो कुछ मुख्य बोलियां हैं वो यहाँ पे मैं आपको बतलाता हुआ चलता हूँ। तो इसमें जो पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत जो बोलियां बतलाई गई वह 62 बोलियां हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुख्यतः हैं वह है भरमौरी, सिरमौरी, मंडियाली, चंबयाली, जौनसारी, फिर है कुलुई, भद्रवाही और सुकेती। जो इसमें कुछ मुख्य बोलियां हैं पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत यह भरमौरी, सिरमौरी, मंडियाली, चंबयाली, जौनसारी, कुलुई, भद्रवाही और सुकेती हैं। लेकिन देखा जाए तो इसमें 1961 जो जनसंख्या के अनुसार है, जनगणना के अनुसार जो पश्चिमी पहाड़ी की बोलियां निर्धारित हैं वह 62 बोलियां निर्धारित हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया हमारा मध्य पहाड़ी का पश्चिमी पहाड़ी का पोर्शन। तो इसमें पहाड़ी भाषा के अंतर्गत जितनी भी भाषाएं आती थी वह सब हमने क्षेत्रों के अनुसार इनको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इसके बाद आता है जो गढ़वाली भाषा दिवस है उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था
जो कुमाऊनी भाषा का दिवस था वह 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड जो था उसमें जो शहीद थे, जो आंदोलनकारी थे, शहीद थे, उनकी स्मृति दिवस के रूप में कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे ही हमारा गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है। गढ़वाली भाषा दिवस जो मनाया जाता है 2 सितंबर 1994 को। यह मसूरी गोलीबारी में जो शहीद आंदोलनकारी थे के स्मृति दिवस के रूप में 2 सितंबर को कौन सा गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब साथ ही इसके जो फर्स्ट फिल्म थी, ऐसा बोल सकते हैं कि गढ़वाली भाषा की कई बार जो पहली फिल्म बनी थी वह थी, प्रथम फिल्म थी वह थी जगवाल, जो आई थी 1883 को जो आई थी। और इसको जो डायरेक्टर थे इसके वह थे तुलसी घिमरे। ठीक है। और साथ ही जो इसकी दूसरी फिल्म थी गढ़वाली भाषा में वह थी घर जमै, जो आई थी 1884 को। ठीक है। तो पिचासी को आई थी। ठीक है। तो दूसरी फिल्म थी जो घर जमै वह 1885 को आई थी। ठीक है। तो हमने जाना गढ़वाली भाषा की जो फर्स्ट फिल्म थी वह जगवाल, जो 1883 को जिसको डायरेक्ट किया था तुलसी घिमरे के द्वारा। और साथ ही जो दूसरी फिल्म थी वह थी घर जमै, जो 1885 को आई थी। साथ ही गढ़वाली भाषा दिवस जो मनाया जाता है वो 2 सितंबर 1994 को जो शहीद आंदोलनकारी थे मसूरी गोलाबारी में, उनकी स्मृति दिवस के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा पहाड़ी जो हिंदी थी, पहाड़ी जो भाषा थी उसके अंतर्गत आने वाली बोलियां। अब जानते हैं हम जो हमारी जो राष्ट्रभाषा है, या ये कहें कि जो हिंदी हमारी राजभाषा है उसके बारे में। ठीक है। तो इसके बाद जानते हैं हम अपने जो राष्ट्रभाषा है उसके बारे में। तो राष्ट्रभाषा के बारे में सबसे पहला मत तो यही है कि यह एक संवैधानिक शब्द नहीं है, अर्थात इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे जो राष्ट्रभाषा है यह एक संवैधानिक शब्द नहीं है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि राष्ट्रभाषा होती है राष्ट्र की भाषा, या ये कहें कि जो आम जनता या लोगों द्वारा बोली जाती है, जो समझी जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। एक संपूर्ण राष्ट्र में जो बोली जाने वाली भाषा है, जो लोगों द्वारा समझने वाली भाषा है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब देखिए राजभाषा और राष्ट्रभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में मुख्य अंतर यही है कि राजभाषा जो होती है इसको कार्यालयी भाषा, या ये कहें कि जो हमारे अधिकारियों की, उच्च अधिकारियों की जो राजकाज की भाषा होती है वह राजभाषा कहलाती है। और राष्ट्रभाषा होती है एक पूरे राष्ट्र में, एक पूरे क्षेत्र में बोली जाने वाली आम लोगों की, जो जन सामान्य की भाषा होती है वह राष्ट्रभाषा होती है। अब हुआ यूँ कि जिसमें संविधान का निर्माण हो रहा था, तो हमारे जो आंदोलनकारी हैं, कहे कि स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के रूप में बहुत ज़्यादा आंदोलन किए गए, जिसमें कई हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। तो राष्ट्रभाषा जो है हमारी, जो संविधान के निर्माण के समय राष्ट्रभाषा के लिए हिंदी का काफ़ी जोर शोरों से प्रचार होने लगा, यही कहें कि उसको समर्थन मिलने लगा। लेकिन हमारी हिंदी जो है वह राष्ट्रभाषा
उसमें ना बन सकी, है कहीं कि लोगों के लिए वह एक राष्ट्रभाषा बन चुकी थी, पर जो संविधान या ये कहीं कि जो संविधान के अनुरूप है वह राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। तो यहाँ पर जो आता है सबसे पहली बात कि जो राष्ट्रभाषा है यह संवैधानिक कोई शब्द नहीं है। साथ ही राष्ट्रभाषा को हिंदी या ये कहें कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमारी स्वतंत्रता सेनानियों ने भरसक प्रयास किए, पर वह अपने प्रयास में सफल नहीं हो सके। और जब संविधान की अंतर्गत हमारी जो राष्ट्रभाषा है इसको बनाने की बारी आई तो वह हिंदी को केवल राजभाषा के तौर पर ही बनाया गया। अब राष्ट्रभाषा हिंदी क्यों ना बन सकी, इसके भी कई कारण हैं, जिसमें देखिए ऐसा है कि राष्ट्रभाषा का सबसे मेन जो अर्थ है वह है पूरे राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा। ये कहें कि पूरे राष्ट्र में समझने योग्य जो भाषा है, जो आम जनता से लेकर उच्च अधिकारियों तक भी बोली जाती है या समझी जाती है। पर हुआ यूँ कि जब राष्ट्रभाषा को हिंदी या ये कहें कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जो प्रयास किए गए उसमें ये था कि जो हमारे जो निम्न वर्ग थे वही या ये कहें कि हिंदी को जो समझने वाले लोग थे वह 46% थे, पर जो हमारे उच्च जो उसमें कार्य होते थे, उच्च अधिकारियों के जो कार्य होते थे वह उसमें अंग्रेजी भाषा द्वारा ही किए जाते थे। तो यहाँ पर जो हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं बनाया जा सका क्योंकि भारत में जो साउथ की तरफ के जो लोग हैं, जो दक्षिण की तरफ रहने वाले लोग हैं, उनके द्वारा खासकर केरल तमिलनाडु की तरफ जहाँ पर उनकी जो भाषा थी, जो मातृभाषा थी वह हिंदी नहीं थी, वह उनकी अपनी भाषा थी। तो वह हिंदी को अपना मातृभाषा ये कहें कि राष्ट्रभाषा बनाने में अपना समर्थन नहीं देते थे या नहीं दिया उन्होंने। तो हमारी जो राष्ट्रभाषा है वह पूरे क्षेत्र की हिंदी नहीं थी, यहाँ पर अलग अलग बोलियाँ, अलग अलग भाषाएं थी जो क्षेत्र के अनुसार अलग अलग थी, इसलिए हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। तो यहाँ पर जो था, जब हमारे संविधान निर्माण हो रहा था तो उस समय अंग्रेजी भाषा को भी छोड़ना एक सही डिसीजन नहीं था, क्योंकि हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा जो कार्य किए जाते थे उसमें वह अंग्रेजी भाषा में ही किए जाते थे और हमारी अंग्रेजी में ही हमारे सारे उच्च अधिकारियों के काम होते थे। तो अंग्रेजी भाषा को भी छोड़ना सही नहीं था और जो हमारी हिंदी समझी जाती थी वह केवल 46% लोगों द्वारा ही समझी जाती थी। तो यह राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी नहीं बन सकी। लेकिन इसके लिए जो भरसक प्रयास किए गए वो कई बार पूछता है, तो इसमें समाज सुधारकों ने जो संस्थाएं बनाई उनके बारे में पूछता है। तो इसमें जो समाज सुधारकों ने जो संस्थाएं बनाई उनको हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो धर्म या समाज सुधारक हैं उन्होंने सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना, हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर या उसके विकास के लिए जो समर्थन दिया उसका आता है सामने नाम। समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। ठीक है। उसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आत्मारंग पांडुरंग द्वारा की गई। ठीक है। इसके बाद आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। इसके बाद आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में कर्नल H.S. आलकाट तथा मैडम बलावत्सकी ने
मद्रास में की, ठीक है। और इसके बाद आता है सनातन धर्म की स्थापना जिसका 1902 में नाम परिवर्तन कर भारत धर्म महामंडल कर दिया गया, ठीक है। सनातन धर्म 1902 में इसका नाम भारत धर्म महामंडल कर दिया गया, जिसकी स्थापना 1995 में पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा की गई। वाराणसी में इसकी स्थापना पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा की गई। और लास्ट है हमारा वो है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद द्वारा 1997 में वेलूर में की गई, ठीक है। तो ये जो संस्थाएं थी, इनकी स्थापना ब्रह्म समाज सुधारकों ने राष्ट्रभाषा को हिंदी या कहें हिंदी के विकास के लिए राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जो अपना योगदान दिया, उसमें ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा, प्रार्थना समाज के 1867 में बम्बई में आत्मारंग पांडुरंग की द्वारा, आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में दयानंद सरस्वती थियोसोफिकल सोसाइटी, कर्नल एच.एस. आलकाट और मैडम बलावत्सकी मद्रास में, सनातन धर्म जिसका नाम बदलकर 1902 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना पंडित दीनदयाल शर्मा ने 1995 और रामकृष्ण मिशन इसकी स्थापना विवेकानंद ने 1997 में वेलूर में की, ठीक है। तो इसमें टू द पॉइंट जो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही बनते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, या तो ये पूछ लेगा या इसका जो सन पूछ लेगा कि कब, इसकी किस वर्ष पूछ लेगा कि किस वर्ष इसको स्थापना की या किस जगह पर इसकी स्थापना की। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। ये जो 6 पॉइंट है, ये जो एग्जाम में है ये टू द पॉइंट पूछ लेता है, ठीक है। तो इसके बाद हम जानेंगे हमारी जो राजभाषा है हिंदी, उसके बारे में, जो उसमें संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं उसके बारे में समझेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे अपनी जो हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि, उनके बारे में। तो इसके बाद जानते हैं हम अपने पर्यायवाची शब्दों को। तो चलिए जानते हैं हम अपने 5 पर्यायवाची शब्दों को। तो इसमें पहला है मेघ, दूसरा लक्ष्मी, तीसरा पत्नी, सर्प और इच्छा, ठीक है। तो मेघ का होता है घन, बादल, वारिद, नीरद, अम्बुद, पयोद, जलधर, वारिधर, पयोधर, जल जीवन और अभ्र, ठीक है। लक्ष्मी का होता है रमा, कमला, इंद्रा, श्री, पद्मा, पद्मजा, सिंधु सुधा। पत्नी का होता है कांता, भार्या, वल्लभा, अर्धांगिनी, त्रिया, वामा, दारा, गृहिणी, बहु, वधु, कलत्र, तीय, प्राणप्रिया और जाया। सर्प का होता है साप, अहि, नाग, भुजंग, विषधर, उर्ग, सारंग और व्याल। इच्छा का होता है आकांक्षा, अभिलाषा, मनोरथा, स्पृहा, चाह, कामना, इहा और वासना। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा मेघ, मेघ का पूछता है, लक्ष्मी, कई कबार सांप का, और इच्छा। वैसे होने को सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रीवियस पेपर से ही लिए गए हैं, पर इसमें आपको जो ध्यान रखने हैं मेघ, लक्ष्मी, क्योंकि इसमें सिंधुसुता, कई बार पद्मजा, इसमें जो मेघ का है वह अभ्र पूछ लेता है, पयोधर, वारिधर आता है। पत्नी में हमारा तीय हो गया, कलत्र कई बार ये पूछता है, भार्या भी पूछ लेता है, आप ध्यान रखें, भार्या, कांता पूछ लेता है। सर्प में विषधर, उर्ग, उरक, सारंग, व्याल, ये चीज़ें पूछता है। इच्छा में आप इनको जानते ही होंगे, आकांक्षा, अभिलाषा, मनोरथा। इसमें स्पृहा और इहा, वासना, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये पर्यायवाची शब्द ये हमारे सामने हैं, ठीक है। इसके बाद विलोम शब्दों को जानते हैं।
तो चलिए जानते हैं हम अपने 5 विलोम शब्दों को, जिसमें पहला है आरोह। आरोह का होता है अवरोह, शोषण का होता है पोषक, अविश्वास का होता है विश्वास, कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ और रत का होता है अनरत। ठीक है, तो इसमें जो पहला है आरोह, आरोह होता है बढ़ता हुआ क्रम, तो यह आरोह कहलाता है। और अवरोह होता है घटता हुआ क्रम। शोषण होता है किसी का अनुचित लाभ उठाना, वह शोषण कहलाता है। पोषक होता है पालने वाला या पोषक का होता है पालने वाला। ठीक है, अविश्वास होता है जिस पे विश्वास न किया जा सके, वह अविश्वास कहलाता है। विश्वास होता है किसी पर भरोसा करना। ठीक है, अविश्वास भरोसा ना करना। कृतज्ञ होता है जो आभारी होता है, हमारे जैसे दूसरे का आभार मानने वाला, वह कृतज्ञ कहलाता है। कृतज्ञ होता है जो आभार ना माने, वह कृतज्ञ कहलाता है। ऋत होता है जो सत्य हो या ये कहें जो सच हो, वह कृतज्ञ कहलाता है। अनृत होता है जो सच नहीं हो, आभासी हो, सत्य जिसमें सत्यता नहीं हो, वह अनृत कहलाता है। ठीक है, तो हमने जाना हमारे 5 विलोम शब्दों को और 5 पर्यायवाची शब्दों को। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो और आपको लग रहा हो कि इससे कुछ आपको आपकी तैयारी में कुछ मजबूती मिल रही हो आपको, तो आप इस चैनल को, आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है आप तक ज़रूर पहुँचे। और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी जो नोटिफिकेशन है अगली लेक्चर की वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।